हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे MST CET का सिनॉप्सिस देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स हैं, इसमें कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल आते हैं CET में। वो सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, वो बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को देखनी है वो है AC जनरेटर। आप बोलेंगे AC जनरेटर तो निकाल दिया है। AC जनरेटर भले ही निकाल दिया है, लेकिन उससे जो इक्वेशन बनती है EMF की वो तो काम आएगी हमको। तो अगर हम लोगों के पास कोई AC जनरेटर है, उस AC जनरेटर से जो EMF हम लोगों को मिलता है वो क्या मिलता है, E = A0 sin ωt के फॉर्मेट का साइनसॉइडल EMF। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस EMF का इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस EMF। ठीक है ना। इसमें E0 क्या है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी का करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग क्या करते हैं, करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगा I = I0 sin ωt। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, उसकी इक्वेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो E0 होता है, E0 का जो फॉर्मूला या उसका वैल्यू जो होता है NBA होता है, ध्यान रखिएगा। और ओमेगा क्या होता है, हम लोग ऑसिलेशन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है 2πf। ठीक है ना। तो E0 का ये वैल्यू होता है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, 2π तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी कोई सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो उसमें EMF जो जनरेट होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, और करंट जो जनरेट होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। उसमें फेज डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब मैं यही करूँगा, ये जो हम लोग EMF देखा अभी, E = A0 sin ωt, ये EMF हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग सर्किट एलिमेंट्स पे लगाएंगे। ठीक है ना। अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स का मतलब होता है हम रजिस्टर पे लगा के देखेंगे, इंडक्टर पे लगा के देखेंगे EMF को, कौन सा EMF, ऑल्टरनेटिंग EMF, और कैपेसिटर पे लगा के देखेंगे, फिर आगे जाके उनके कॉम्बिनेशंस पे लगा के देखेंगे, और ये चेक करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग EMF या करंट लगाने पर वो जो सर्किट एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक हमने क्या किया, हमने DC लगा करके उनका बिहेवियर चेक किया है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग EMF लगा करके उसका बिहेवियर चेक करते हैं। किसका बिहेवियर, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या उनके कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो हमारा मुद्दा है AC अप्लाइड टू रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये जो पार्ट है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी पर सवाल बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर पे लगाएंगे, पहले इंडिविजुअली लगाएंगे, बाद में क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस पे लगाएंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्टर पे लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF, ये इसका सिंबल है ऑल्टरनेटिंग EMF का। अच्छा, कुछ चीज़ें और रह गई हैं क्या, हाँ मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें रह गई हैं, पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ें क्या रह गई हैं, जैसे हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी हम कौन से साइकिल पे निकालते हैं, हाफ साइकिल पे, क्योंकि फुल साइकिल जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या EMF का वैल्यू 0 होता है। फुल साइकिल पे ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू 0 होता है। तो एवरेज जो होता है 2/π I0, यानी 0.637 I0, ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है। इसी तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ EMF अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2/π E0, यानी 0.637 E0, ये आपका आता है एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से RMS वैल्यू निकालते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर आपका जो वर्चुअल वैल्यू कह लो आप लोग, तो इफेक्टिव जो आपका करंट होता है वो होता है I0 / √2, यानी 0.707 I0। और ERMS जो होता है, ये अलग अलग तरीके हैं इसको मेजर करने के। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्ट वैल्यू एक तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई एक वैल्यू होता नहीं है। एवरेज वैल्यू अगर पूरे साइकिल पे लेंगे तो क्या होगा, तो पूरे साइकिल पे तो वो 0 आता है। तो इस वजह से हाफ साइकिल पे एवरेज लेते हैं या फिर इसका RMS वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना। RMS जो है ये बहुत अपने को काम आता है अलग अलग सिचुएशंस में, फिजिक्स में। तो ये क्या होगा, E0 / √2, ये कितना होता है 0.707 E0। ठीक है ना। RMS वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का वही वैल्यू होता है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो
जितना आपका डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अभी फ़िलहाल जो है आपको फॉर्मूलेज इसके याद रखने हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू का फार्मूला ये है, ERMS वैल्यू का फार्मूला ये है, ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद जो घर में अपने को जो आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़, तो 50 हर्ट्ज़ तो बच्चों क्या है फ्रीक्वेंसी, 220 वोल्ट क्या होता है, ये होता है ERMS। क्या होता है ये ERMS, समझे, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग पीक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, ERMS इंटू √2। तो अगर हम लोग हमारे घर के जो भी वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में 220 वोल्ट ERMS, उसका अगर मैं पीक वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे ERMS को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 311 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। ये इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको DC लगता है तो DC तो 220 वोल्ट ही है, लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का झटका लग जाता है, अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का झटका लग जाता है, शॉक लग जाता है, तो आपको 220 वोल्ट नहीं, उसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट है, यानी ये ज़्यादा फैटल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, समझे। आपको ज़्यादा ज़ोर का झटका कहाँ लगेगा, AC में कि DC में, AC में लगेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे आपको बतानी थी, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है आपका, उसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, AC अप्लाइड टू अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर को लगा देते हैं टू अ रजिस्टर। तो अगर AC अप्लाइड टू अ रजिस्टर होगा तो क्या होगा, इसको 3 पार्ट्स में करूँ क्या मैं, ताकि आसानी से तुमको समझ में आ जाए। तो AC अप्लाई करेंगे हम लोग पहले रजिस्टर पे, फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे इंडक्टर पे, फिर लगाएंगे आपके कैपेसिटर पे। तो हमेशा मैं करता हूँ आसान आपके लिए, तो कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो रजिस्टर पे लगाते हैं AC सबसे पहले। तो डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपके पास क्या है, रजिस्टर है, और ये आपने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेटिंग EMF लगा दिया। तो E इज इक्वल्स टू क्या है, E0 sin ω_t, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो करंट का इक्वेशन बनता है इसमें, वो भी यही बनता है इसी फॉर्मेट का। करंट का इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल्स टू I0 sin ω_t, दोनों साथ साथ में चलते हैं, यानी जैसे आपने EMF लगाया वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसमें जो है, जो आपका E0/I0 का जो वैल्यू होता है वो R होता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो रजिस्टर है वो AC और DC दोनों में सेम बिहेव करता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। DC में भी ऐसे बिहेव करता है, AC में भी ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद इसका फेजर डायग्राम अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका क्या है, अगर I है तो यही आपका क्या है, R है, समझे, दोनों इन फेज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नो फेज डिफरेंस होता है, नो फेज डिफरेंस बिटवीन किन के बीच में, इन आपका जो करंट और EMF के बीच में, करंट एंड EMF के बीच में कोई भी फेज, सॉरी ये E है, ठीक है ना। तो करंट और EMF के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, कहाँ पर, रजिस्टर वाले केस में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद सेकंड हमारा केस क्या बनेगा, कैपेसिटर का या इंडक्टर का, पहले ले लेते हैं। तो इंडक्टर का, तो अगर इंडक्टर वाला केस है तो इंडक्टर वाले केस में क्या होता है, इंडक्टर वाले केस में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंडक्टर है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, वही आपका ऑल्टरनेटिंग EMF E0 sin ω_t, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका करंट आता है, वो करंट जो है, याद रखेंगे आप लोग, इसमें EMF लीड करेगा और करंट लैग करेगा इंडक्टर वाले केस में। जो करंट का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल्स टू I0 sin ω_t माइनस π/2, यानी जो भी आपका एंगल है उससे क्या होगा, वो π/2 पीछे चलेगा, EMF लीड करेगा, करंट लैग करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपका E0/I0 का वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ω_L। क्या होता है वो, ω_L के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये E0/I0 देखो, ये तो अपोजिशन का ही फॉर्मेट है। जब भी वोल्टेज अपॉन करंट आएगा तो वो तो अपोजिशन का फॉर्मेट है, V इज इक्वल्स टू IR, V/I। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये अपोजिशन का फॉर्मेट है। तो रेजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसको तो रेजिस्टेंस कहते हैं, इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको,
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा वो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपका ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। दोनों में एंगल कितना है, π/2 का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप लोग को याद क्या रखना है, ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2। उल्टा भी कह सकते हैं आप, करंट लैग्स ईएमएफ बाय π/2, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है कैपेसिटर वाला केस। अब कैपेसिटर पे जब हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, तो ये हमारा कैपेसिटर है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया। क्या है उसका इक्वेशन, E0 sin ωt। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपका करंट होता है वो लीड करता है और ईएमएफ लैग करता है। तो यहाँ पर करंट लीड करता है तो इक्वेशन क्या बनेगा, I = I0 sin ωt प्लस क्या हो जाएगा, π/2, समझे, ठीक है ना। तो -π/2 और वो आपका क्या है, +π/2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद E0/I0 जो होगा वो क्या है आपका, यहाँ पर ये है 1/ωc, ठीक है, वही अपोजिशन वाला फॉर्मेट है। इसको हम लोग कहते हैं XC। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसको तो रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। कैपेसिटर और इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको रिएक्टेंस कहेंगे। कैपेसिटर के अपोजिशन को कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के अपोजिशन को कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसका जो है, जो आपका ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसमें आपका करंट लीड करता है और ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है, ठीक है ना। तो I लीड्स E, ठीक है ना, या फिर क्या कह सकते हो, E लैग्स I, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फेजर डायग्राम भी बता दिया, फेज डिफरेंस भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक बतानी रह गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका इलाई दी आइसमैन। इलाई दी आइसमैन से याद ये रख सकते हैं आप, ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में L मतलब इंडक्टर, इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करेगा, करंट लैग करेगा। ईएमएफ पहले है, करंट बाद में है। और आइस में, कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड करेगा, ईएमएफ लैग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया है, समझे, बहुत अच्छे से करके जाओ इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये मैंने चीज़ें समझा दी हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग इनके कॉम्बिनेशन पे लगा के देखते हैं इसको। अगर कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे तब क्या होगा, एक एक एलिमेंट पे तो हमने लगा दिया, तो मैं आपको इसके कॉम्बिनेशन पे यानी LCR के कॉम्बिनेशन पे ये अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा वो भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। यह आपका L हो गया, यह आपका C हो गया और यह आपका क्या हो गया, R हो गया। LCR सर्किट, और इस पे हमने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया। E = E0 sin ωt, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी इसके बाद जो है ये हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसमें ये होगा कि अभी हम लोगों को करंट को देखना है या बाकी चीज़ें देखनी है, लेकिन वैसे नहीं करते हैं, रिगरस मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व किया जाता है। तो फेजर डायग्राम जो हम लोग ने अभी बताए हैं, फेज एंगल्स बनाए थे, उसको यूज़ करेंगे। जो आपका रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है उसका जो ईएमएफ होता है वो तो ये डायरेक्शन में होता है, करंट ये ईएमएफ है, आपका ईएमएफ भी ये डायरेक्शन में। और जो आपका इंडक्टर वाला पार्ट है उसमें तो ये बताया था मैंने, कैपेसिटर में ईएमएफ कहाँ बताया था, नीचे बताया था। अभी तीनों बताए थे, दोनों जो रजिस्टर वाला केस था तो करंट और ईएमएफ ये डायरेक्शन में, उसके बाद इंडक्टर में यहाँ ईएमएफ था और कैपेसिटर में यहाँ ईएमएफ था, तो वही बनाया है मैंने। इन सब का फिर रिजल्टेंट निकलेगा। देखो ये EL यहाँ पर है, इसको वेक्टर कंसिडर करते हैं के स्केलर क्वांटिटी है, रोटेटिंग वेक्टर कंसिडर करके बहुत इजी हो जाता है इसका कैलकुलेशन। या EL है, यहाँ EC है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये EL - EC, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐसे इस तरीके से इसको मिला दिया। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, EL - EC है, ये चीज़ आपका क्या है, ये आपका ER है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक अपने को समझ में आता है।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये साइड क्या है, ये साइड अपना नेट ईएमएफ है, क्या है वो, नेट ईएमएफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू या ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अगर EL माइनस EC है तो ये भी क्या होगा, EL माइनस EC होगा, और ये वाली साइड क्या है, तो ER है, समझे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ER स्क्वायर, क्या लगा दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तीनों का कॉम्बिनेशन लगाए, तो यहाँ पर जो अपोजिशन होगा, टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट, तीनों का जो अपोजिशन होगा उसको ना तो रजिस्टर कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ना तो रिएक्टेंस कहेंगे, उसको इम्पिडेंस कहेंगे, समझे। एक एक लगाए तो या तो रेजिस्टेंस या तो रिएक्टेंस कह देंगे आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, कोई भी दो या तीनों लगे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस इज दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। ध्यान से सुनिए, इम्पिडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस के लिए नेट ईएमएफ आया, तो इसको लिखेंगे I और I0 बोल दो उसको, और Z द होल स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मेट IR होता है, तो वही लिखा है मैंने, V की जगह E यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। E इज इक्वल्स टू क्या होगा, I0 इंटू Z, इधर पे क्या होगा बताओ, I0 इंटू XL, ये क्या होगा बताइए, ये होगा आपका I0 इंटू XC प्लस I0 इंटू R। P का वैल्यू मैंने लिया, क्या कैंसिल हो जाएगा, देख के समझ में आ रहा है, सब में से I0 निकाल करके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो I0 का स्क्वायर, यहाँ से भी I0 का स्क्वायर बाहर, वहाँ से भी I0 का स्क्वायर बाहर, कॉमन लेके कैंसिल कर, तो बचेगा क्या, Z स्क्वायर क्या मिलेगा, XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और अगर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आपका क्या आ गया, Z आ गया। Z क्या है, इम्पिडेंस है, Z क्या है, इम्पिडेंस है, और इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, Z का जो रेसिप्रोकल होता है उसको 1/K कह लो, या ऐसे K को 1/Z कह लो, इसको एडमिटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एडमिटेंस, ठीक है ना। और जो आपका रिएक्टेंस का जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको ससेप्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, ससेप्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब जो है इसके बाद इम्पिडेंस ट्रायंगल, यही तो होता है, इसी से हम लोग निकालते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल को भी। तो इम्पिडेंस ट्रायंगल आपको बता देता हूँ मैं यहीं पे, खुद LR सर्किट के लिए ले लो या फिर तीनों के लिए ले लो, तीनों के लिए ले लोगे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें वो सब में अप्लाई हो जाता है फिर। तो अगर इसी को लिख देंगे हम लोग I0 इंटू Z, इनको क्या लिखेंगे बताओ, I0 दोनों से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, XL माइनस XC, और ये क्या आएगा, ये आएगा I0 इंटू R, ठीक है ना, क्लियर हो गया। V इज इक्वल टू IR का ही फॉर्मेट लिखा है मैंने, समझे, ठीक है ना। चलो भाई, तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर tan phi निकालता हूँ, तो tan phi बताओ क्या होगा, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बताओ ज़रा, अपोजिट है I0 इंटू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या है, I0 इंटू R, I0 कैंसिल, क्या बचेगा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो जो इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है वो यही होता है। इम्पिडेंस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखने के लिए बहुत ईजी होता है, इस वजह से बनाते हैं इसको। ये फाई एंगल है, इसको Z बोलते हैं, इसको बोलते हैं XL माइनस XC, और ये आपका क्या होता है, R, समझा, ठीक है ना। इस तरीके से आप cos फाई भी निकाल सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो पावर फैक्टर के लिए होता है, लेकिन पावर वाला पार्ट निकाल दिया गया है। तो आई होप मैंने ये आपको समझा दिया है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर कर लिए, इम्पिडेंस ट्रायंगल वगैरह सारी चीज़ें बता दी, फेजर डायग्राम्स भी कवर कर लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, LC ऑसिलेशन। तो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ऐसी एनर्जी क्या होगी, ऑसिलेट होती जाएगी। अब यही उसके अंदर है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। समझना है अगर तो उसके लिए लेक्चर रिकॉर्डेड है, आधे घंटे का मुश्किल से होगा, 20 मिनट का, जा कर के देखो उसको डिटेल में, वहाँ पर समझाया मैंने। यहाँ समझाते बैठूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो LC ऑसिलेशंस देख लो जाके, जो अगर नहीं समझ में आया है तो। वैसे कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी टॉपिक है वो, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ बस। रेजोनेंट सर्किट्स में भी दो हो सकते हैं, ऐसे करते हैं पहले। रेजोनेंट सर्किट्स
एक होता है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और एक क्या होता है आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब चाहे सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो, दोनों में ध्यान रखेंगे आप लोग, एक्सएल इक्वल्स टू अगर एक्सी हो गया तो हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा सर्किट के अंदर, आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, मतलब बेसिकली ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, यानी इनको पहले सीरीज लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं। तो ये अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो z का वैल्यू क्या है बताओ ज़रा, अंडर रूट ऑफ क्या है वो, आर स्क्वायर प्लस क्या है वो, एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ये टर्म ही जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो सिर्फ आर के एक वाला आएगा वो, ठीक है, मिनिमम जो इम्पिडेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है बस। क्या फॉर्मूला होता है, ये तो ओमेगा एल होता है, ये क्या होता है 1/ओमेगा c होता है। ओमेगा आप लोग जानते हैं, ओमेगा क्या होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे करें कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/LC। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होगा बताओ ज़रा, ओमेगा स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π² f स्क्वायर 1/LC। तो आपका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर क्या होगा बताओ, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होगा 4π² और ये क्या हो जाएगा LC, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों साइड पे, समझे, क्लियर हो गया। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होगी। क्यों फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल रोटेट कर रहा है। अब डीसी में तो क्या है, आपका जो कॉइल रोटेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़ीरो है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ज़ीरो है। तो डीसी में क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है करंट में, इस वजह से डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपकी करंट की है वो ज़ीरो है। अगर ऐसा है तो एक्सएल क्या हो जाएगा बताओ, एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल का फॉर्मूला क्या है ओमेगा एल, समझे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2πf × L, यानी एक्सएल ज़ीरो हो जाएगा। ये जो रिएक्टेंस होता है वो डीसी, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डीसी के लिए ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। और जो आपका एक्सी होता है तो वो क्या होता है 1/ωc, यानी 1/ क्या हो जाएगा 1/2πfc, यानी 1/2π0 × c, यानी हो जाएगा इन्फिनिटी, समझे। यानी बेसिकली जब आप डीसी में कैपेसिटर पे डीसी लगाते, जब तक चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जब तक चार्ज नहीं होता वो पूरी तरीके से, तब तक तो वो करंट फ्लो कराएगा, लेकिन चार्ज होने के बाद वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कौन, कैपेसिटर, किसके लिए, डीसी के लिए। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि बुक में लिखा होता है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। ये कब तक ब्लॉक करेगा, कब ब्लॉक करेगा, जब वो चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग के बाद, जब तक फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, पूरा मैंने इसमें कवर कर लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं। तो अगर आप इनको सिनॉप्सिस को बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सीईटी के पेपर में। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर कवर कर ली है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।